कि ज़िंदगी का सारांश आप कभी लफ्ज़ों में बांध ही नहीं पाएंगे। बहुत बड़ा इंसान, बहुत बड़ी सोच। कभी पूछा नहीं मुझे, तुम्हारा अंत है मेरा अंत है, मगर जीवन का अंत नहीं है, ये तो अंतहीन है। और उसी फिल्म के दौरान जन्म हुआ सूरज बड़जात्या का। राशि 75 ईयर्स के सेलिब्रेशन में आज है मेरे साथ में एक ऐसे डायरेक्टर जिन्होंने हम सबको ज़िंदगी का सारांश समझाया। मैं बात कर रहा हूँ महेश भट्ट जी की। वेलकम सर। थैंक यू। सर, सबसे पहले तो सारांश की अगर मैं बात करूँ, 4 डिकेड्स हो गए हैं, किस तरह से देखते हैं आप इस वक्त को और सारांश को? कहते हैं कि वक्त बदला है, मगर जो बेसिक इंसान की जद्दोजहद है वो अब भी वहीं खड़ी है जहां पर सारांश ने जन्म लिया था। एक दिन जब इसी जगह अजय के दोस्तों से उसका कुछ झगड़ा हो गया था, तो कैसे सहम के भागा था मेरी तरफ। उसी बच्चे को दिन दिहाड़े न्यूयॉर्क की सड़कों पर मार दिया गया, बिना किसी मकसद की, सबके सामने। यही यही ये बिना किसी मकसद की मारधाड़ मुझे ये सोचने पर मजबूर करती है कि मैं क्यों जी रहा हूं। आज भी इंसान अपनों से बिछड़ने के दर्द से जूझता है। वही सवाल पूछता है कि मृत्यु के बाद कुछ रहता है कि सब कुछ राख होकर यहीं रह जाता है। जो लोग ईश्वर की धारणा में यकीन नहीं रखते हैं, वो ऐसे भयानक दौर में कैसे जिए जहाँ पर वो जो परंपरा जिस पे वो पले थे वो उनके आंखों के सामने चूर चूर हो रही है। तो ये सारे सवाल उस वक्त सारांश ने भी हमने उठाए थे। और उस वक्त मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन या इंटरनेट का दौर नहीं था, मगर इंसान का दिल आज भी उसी भय से जूझता है जिसका उत्तर उसको लाख कोशिशों के बावजूद नहीं मिलता है। और अगर शायद सारांश आज भी रेलेवेंट है तो इसलिए है क्योंकि वो बहुत ही ईमानदारी से एक ऐसे व्यक्ति के दिल से उस दुनिया को देखती है जो सडनली उसके आंखों के सामने मीनिंगलेस हो जाती है। उसको जीने का कुछ, उसको जीने की वजह ही नहीं लग समझ में आती कि मैं जी क्यों रहा हूँ। तो ये सारे सवाल हैं जिससे आज की तारीख में 21st सेंचुरी के दूसरे डेकेड में इंसान इस पोलराइज्ड दुनिया में ये सवाल शायद और शिद्दत से पूछता है। और या जो नहीं पूछता है उसने अपने आप को उस सच्चाई से अलग करने के लिए शायद मनोरंजन के उन प्रोडक्ट्स में पूरी तरह डुबा के रखा है जिससे उस तरफ जहन जाए ना। महेश जी, अगर इस फिल्म की अगर मैं बात करूँ तो इस फिल्म की शुरुआत कैसे हुई? एक दोपहर थी जब मैं एनएफडीसी से निकला, क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट थी नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसको सरकार ने इसलिए इस्टेब्लिश किया था कि वो ऐसे फिल्म मेकर्स को सपोर्ट करें जो ऑफ बीट कहानियाँ बनाना चाहते हैं, जो मेन स्ट्रीम पॉपुलर सिनेमा से हट के हैं। तो मैं वहाँ गया था, मेरी अपॉइंटमेंट थी, मगर किसी कारण वहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स थे उन्होंने लास्ट मोमेंट पे मेरी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी, ये कह के कोई बहुत ही नामचीन शख्स उनके साथ में इस वक्त गुफ्तगू कर रहा है, तो वो मुझे वक्त नहीं दे पाएंगे। तो मैं बड़ा खफा हुआ कि भाई मैं बड़ी दूर से आया हूँ, पैसे खर्च होते हैं, पैसे की तंगी थी स्टार्टिंग के दिनों में। हाँ। तो फिर मैं कुछ खफा हो के बस में बैठा और फिर उदास वापस आ रहा था, तो सिद्धि विनायक टेम्पल जब क्रॉस हो रहा था तो मैंने पीछे की तरफ राजश्री का बैनर देख लिया था। तो चांस कही ये गणेश जी ने शायद इशारा किया कि यहाँ उतर जा तू और पीछे पीछे जा, शायद वहाँ तेरे तकदीर के दरवाजे खुलेंगे। तो मैं कुछ मोड़ था तो वहाँ पर बस कुछ रुक गई थी तो मैं उतर गया और पैदल चल के मैं गया। और राज बाबू वहाँ पर अकेले बैठे थे, दोपहर का वक्त था। तो मेरी कोई फिल्म जो है
कामयाब नहीं हुई थी, और अर्थ एक फिल्म थी जो बनी थी मगर बिकी नहीं थी। तो राज बाबू अकेले बैठे थे अपने कैबिन में, और मैंने जाके अपनी बात कही कि मैं एक ऐसी फिल्म बनाना चाहता हूँ जिसकी कहानी का सार ये है। तो वो सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, घूरते रहे मुझे। तो उन्होंने कहा कि तुमने कुछ बनाया है? तो मैंने कहा हाँ बनाया, वो कामयाब तो नहीं हुआ, 4 फिल्में बनाई थी, नहीं अभी कुछ बनाया है। तो मैंने कहा हाँ, अर्थ वो बिक नहीं रही है, दिखा सकते हो? तो मैंने कहा हाँ, मैं तो प्रोड्यूसर से विनती कर सकता हूँ कि दिखाएं आपको, मगर बोला हम डिस्ट्रीब्यूशन के नज़रिए से भी देखना चाहेंगे, क्यों हम डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं। तो मैंने फ़ौरन निकलते ही प्रोड्यूसर को फ़ोन किया। उसी शाम को हमने एक एयर कंडीशन मार्केट में एक प्रोजेक्शन एक प्रीव्यू थिएटर होता था, वहाँ पर हमने अर्थ की स्क्रीनिंग रखी थी। और मुझे याद है कि राज बाबू ट्रायल के बाद आए और कहा कि ये दिस पिक्चर इज़ अ विनर, ये अब तक बिकी क्यों नहीं है? और उन्होंने फ़ौरन वो फिल्म जो है ख़रीद ली, आई थिंक बॉम्बे टेरिटरी के लिए और कुछ और टेरिटरीज़ के लिए भी। और उनका अचानक यकीन जो है मुझ पर कुछ ज़्यादा लीप्स एंड बाउंड में बढ़ गया। फिल्म देखने के बाद हाँ, कि ये एक मुख्तलिफ़ किस्म का सिनेमा बना सकता है। मैंने शायद अपने काम के ज़रिए उनको वो एक उनके अंदर वो विश्वास जगा लिया था। और फिर सारांश की कहानी का सार हमने उनसे डिस्कस किया, फिर उन्होंने एक गो हेड हमको दिया। और फिर जैसे होता है कि वक्त के साथ कास्टिंग शुरू हुई, अनुपम खेर आए, रोहिणी आई, नीलू फूले साहब आए, मदन जैन आए, हमारी बीवी सोनी आई। और फिर एक 1 जनवरी को मुझे याद है कि वो फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी महबूब स्टूडियो में। बस वो ज़िंदगी के बहुत ही हसीन दिन थे, और वो इतनी शिद्दत से, इतनी ईमानदारी से, इतने पैशन से पूरे यूनिट ने काम किया कि आज भी जब लोग सारांश का जिक्र करते हैं तो बहुत ही रेवरेंस के साथ उसको देखते हैं। और कुछ ऐसी अनकही बातें हैं उस कहानी में जो शायद आपके दिल के दरवाजे में बिना कोशिश किए प्रवेश कर जाते हैं। आत्महत्या करने की इच्छा कायरता नहीं, उसके लिए हिम्मत चाहिए जो मुझ में है। मैं जिंदगी को और जलील करने का मौका नहीं दूंगा। अभी भी मेरे पास एक हक है जो मुझसे कोई नहीं छीन सकता, अपनी जिंदगी खत्म करने का हक। वो सरफेस पे नहीं है वो बातें, वो कुछ फिल्म के डीएनए में, कहीं उसकी रूह में है। नहीं तो देखिए, यहाँ तो वीकेंड भी फिल्म जो है सरवाइव नहीं करती है। तो अगर इतने साल बाद में अगर आप सारांश का जिक्र कर रहे हैं, आई थिंक 35 ईयर्स, 36 ईयर्स, 38 ईयर्स, तो कुछ तो लाइफ एंड्योरिंग है। देखिए, सच जो है उस पर कभी झुर्रियाँ नहीं पड़ती, क्योंकि इंसान जब भी सच को महसूस करता है तो ऐसा महसूस करता है जैसे पहले मरतबा वो घट रहा है उसके साथ में। बट महेश जी, अगर इस फिल्म की अगर मैं कहानी की बात करूं तो ये कहानी आपने लिखी कैसे? क्योंकि उस वक्त की अगर मैं बात करूं तो लोग लव स्टोरीज़ बना रहे थे, लोग बाकी सारी चीज़ें बना रहे थे, और आप जिस तरीके से आपने कहा कि मुझे काफ़ी परेशानियां भी देखनी पड़ी, आपने क्या सोचकर इस कहानी को लिखा? मैंने अपनी ज़िंदगी में जो जिया शिद्दत से महसूस किया, उसको ही एक फाउंडेशन बनाकर उस पे ही अपनी कहीं एक फिक्शनल दास्तान मैंने रची है। मेरे एक मेंटर कहें, मेरे गुरु कहें, मेरे पिता कहें, मेरे सब कुछ कहें, यूजी कृष्णमूर्ति साहब एक बहुत ही सबवर्सिव फिलोसोफर, थिंकर, गॉड मैन नहीं है वो, एंटी गॉड हैं वो। उनके संपर्क में हम जब आए तो हमने ज़िंदगी को बहुत शिद्दत से महसूस किया, और
उनके बेटे के इंतकाल के वक्त मैंने कुछ बातें अपने दिल से पूछी, कुछ उनके साथ घटते हुए देखा, जिसको मैंने फिल्म में बुन के पेश किया। वेल फिल्म की अगर मैं बात करूं तो प्यार तो लोगों ने उस वक्त भी लोगों को उस फिल्म को बहुत ज़्यादा दिया है और आज भी लोग उस फिल्म को बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। फिल्म की कास्टिंग किस तरह से हुई सर? एक्टर्स को किस तरीके से मनाया आपने, किस तरह से वो ऑन बोर्ड आए और किस तरह इसकी कहानी आगे बढ़ी फिर? देखिए, फिल्म की कास्टिंग में सबसे पहले जो चेहरा आया था वो अनुपम खेर का आया था। एक नौजवान मेरे दरवाजे पे आया था, तो साफ पाक चेहरा, उसकी रूह बिल्कुल ताज़ी, एक ऐसी एनर्जी के साथ में आया था जो आज भी मैं महसूस करता हूँ उसके साथ में इतने सालों बाद। और फिर रोहिणी हट्टंगडी के साथ में मैंने अर्थ में काम किया था। तो ये दो लोग जो है मैंने अपने जहन में मैंने बांध दिए थे, ये तो होंगे। मदन जैन का मैंने कोई प्ले देखा था, सोनी का मैंने प्ले देखा था, सत्यदेव दुबे के गाय प्ले था बंद दरवाजे, उसमें तो वो रोल था ऑफ अ स्मॉल टाइम स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस। और नीलू फूले का मैं बहुत बड़ा फ़ैन था, सखाराम बाइंडर मैंने उनका प्ले देखा था। तो कास्टिंग कुछ ऑलमोस्ट क्लियर थी, मगर शूटिंग से पहले कुछ दिनों पहले राज बाबू को पता चला कि मेरे बहुत गहरे संबंध हैं संजीव कुमार के साथ में, और एक लो फेज से गुजर रही थी राजश्री, उनकी पिक्चरें चल नहीं रही थी। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, आपकी दोस्ती भी है, आप संजीव को ले लीजिए मेन रोल में और अनुपम को दूसरा रोल दे दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसा करते हैं। मगर जब अनुपम को पता चला तो वो बहुत खफा हुआ, उसका दिल टूट गया बिल्कुल, क्योंकि उसने तब तक चिल्ला चिल्ला के कह दिया था कि वो मेन रोल प्ले कर रहे हैं। तो वो आया, उसने बहुत बड़ा सीन क्रिएट किया, उसने कहा कि आपने मेरे साथ में विश्वासघात किया है और मैं जा रहा हूँ शहर को छोड़ के, यू आर अ फ्रॉड। तो जिस ईमानदारी से, जिस पाकीज़गी से, जिस इनोसेंस से उसने मुझसे लड़ाई की, तो मैंने कहा यही इंसान है जो ये रोल प्ले कर सकता है। इसमें एक बेबाकी है और बहुत ही साफ दिल का इंसान है। ये है मेरा बीवी प्रसाद। मैंने चुना आपको, मैंने, मेरी वजह से आप यहाँ इस कुर्सी पर। अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ेगी मुझे। Who is this man? I'll tell you who I am. अपना खून दिया मैंने इस देश के लिए, अपनी जिंदगी के कीमती साल लगा दिए इस देश की आजादी के लिए। बापू की रात मैंने भी लाठी खाई है 42 में, ये देखिए ये, और इसका ये सिला दे रहे हैं आप मुझे। तो फिर मैं राज बाबू को आके मैंने कह दिया कि साहब कास्टिंग वही करते हैं। मगर राज बाबू जैसा प्रोड्यूसर शायद ज़िंदगी में किसी को मिला होगा। मुझे, मेरा सौभाग्य है कि मैंने राजश्री प्रोडक्शन के साथ काम किया और मेरा इंटरफेस जो था, जो 1 to 1 कांटेक्ट जो था, वो राज बाबू के साथ में था। और फिर सूरज भरजाटिया साहब हमारे असिस्टेंट बने इसमें जी। हमारे सेट पे वो आते थे, असिस्टेंट ही करते थे। मगर राज बाबू ने जिस तरह से मुझे सपोर्ट किया उस फिल्म की मेकिंग में, बेमिसाल है। क्योंकि मुझे याद है कि क्लाइमैक्स के टाइम पे कुछ सेठ जी जो है ताराचंद जी, वो थोड़े से डिसएग्री कर रहे थे कि क्लाइमैक्स में ये क्या जुल्म है कि वो बच्चा जो जी पैदा हो सकता है उस घर में, उससे वो बूढ़े बूढ़े की उदासीनता जो है वो दूर हो सकती है, घर भी मिल जाएगा यंग कपल को, और वो उस औरत को ये भी लगेगा कि उसका बच्चा जो मरा है न्यूयॉर्क की सड़क पे, उसका पूर्ण जन्म हुआ। तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं हो सकता ये, क्योंकि मेरी फिल्म जो है ये पूर्ण जन्म की धारणा को ही कन्फ्रंट करती है। तुम्हें पता नहीं अजय को पैदा होना है अभी? कैसे जा सकती है अजय को लेकर? पार्वती, तुम्हारा अजय दोबारा पैदा नहीं होगा, वो मर चुका है, उसे मरे 3 महीने हो गए हैं। ये बच्चा इनका है, विलास और सुजाता का, तुम्हारा अजय नहीं है ये। नहीं, ये सच नहीं है। यही सच है, 3 महीने से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूं मैं। चलो विलास, ले जाओ इसे यहाँ से, चलो हटो तुम दरवाजे से, हटो, चलो विलास। सुजाता, सुजाता, और जाओ यहाँ से तुम। नहीं, तुम्हें मेरी कसम सुजाता, सुजाता मेरे अजय को लेकर कहाँ जा रही है? तो खफा हो गया बिल्कुल। उन्होंने कहा कि तुम्हारा मतलब ये है कि तुम हमारे
इस परंपराओं को आप ललकार रहे हो कि तुम ये कहते हो कि पूर्ण जन्म है नहीं, क्या तुम हमारे ऋषि मुनियों से ज़्यादा जानते हो? मैंने कहा मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। मैंने ये कहा कि मेरा जो किरदार है अनुपम खेर का, वो नहीं मानता। और क्योंकि पति पत्नी को इसी दुनिया में जीना है अपने बाकी के दिन, तो उनको वो सच्चाई को मानना होगा कि उनका बेटा जो है उसकी हत्या कर दी गई थी और उनका जन्म नहीं होगा, सिर्फ ले दे के उनके पास कुछ यादें ही हैं उस बच्चे की। तो वो बहुत खफा हुए मुझसे। संडे का दिन था, मुझे याद है, वर्ली के उनके आलीशान बंगले में हमारी मुलाकात हुई थी। तो आधा घंटा बहस होते रही। हम जीन्स पहनकर हम तो गए थे वहाँ पर, और सेठ जी बैठे थे, उनके साथ में कोई बहुत ही एक विद्वान कोई शख्स थे, दाढ़ी वाले। तो मेरी हालत को देखकर और मैं बिल्कुल अड़ा रहा, तो राज बाबू आगे बढ़े, ऐसे सेठ जी मैं गुस्ताखी करके कुछ कह सकता हूँ कि आधे घंटे से अकेला ये लड़का आपसे अपनी कन्विक्शन के आधार पे बहस कर रहा है, कुछ तो क्लियर होगा इसके दिल में। हमने तो फिल्में बना ली है ना, और हमने उसका हशर भी देख लिया है, तो क्यों ना हम इसको अपने हिसाब से फिल्म बनाने दें। ये इसकी सोच है, कहानी इसकी है, डायरेक्टर ये हैं, और हमने तो हमेशा डायरेक्टर को पूरी तरह सपोर्ट किया है। तो सेठ जी में भी वो सच्ची बात सुनने का मादा था, और राज बाबू में कहने का मादा था। तो एक ने सुनी, दूसरे ने मानी, नाम रखे है दोनों ज्ञानी। तो वो मान गए, तो उन्होंने कहा मगर हाँ ठीक है, फिर मेरा नाम निकाल देना आप उसमें से। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, मगर वो थोड़े रूठ गए थे। मगर इतनी ईमानदारी से फिर मेरे नहीं, मैंने नहीं मनाया। फिर मैंने, राज बाबू ने मेरी बात कह दी ना, क्योंकि फिर बात कहने के लिए और थी नहीं, क्योंकि वो किरदार की रूह वही कहती थी कि ले देकर यही जीवन है। जब आप मानते हैं कि ले दे कि यही जीवन है, तो तभी तो आपको आपकी पत्नी के चेहरे में वो झुर्रियां नजर आती जिसमें आपके जीवन का सारांश होता है। पार्वती, तुम्हारे चेहरे की झुर्रियों में मेरे जीवन का सारांश है। फिर आप कहीं यहाँ वहाँ नहीं देखते हैं। तो अगर ले दे कि यही है हमारे पास, तो फिर इसका स्वाद ही अलग हो जाता है। तो इसके बेसिस पे हमने वो क्लाइमैक्स को वीव किया था, और वो मेरे लिए बहुत ही एक यादगार पल है। और इसके आधार पे ही मैं कहता हूँ कि जब मैं मुड़ के देखता हूँ अपने लंबे सफ़र को, ऑलमोस्ट 53 ईयर्स, तो मुझे कभी राजकुमार भरजाटा से बेटर प्रोड्यूसर नहीं मिला। बहुत बड़ा इंसान, बहुत बड़ी सोच। कभी पूछा नहीं मुझे, पूरी जिम्मेदारी दे दी, और ऐसा एतबार किया कि कोई अपना नहीं करता। और उसी फिल्म के दौरान जन्म हुआ सूरज भरजाटिया का। वो हमारे असिस्टेंट थे। तो ज़रा आप टाइटल गौर से देखें तो आपको नाम असिस्टेंट में मिलेगा उनका। एडिटिंग में आता था सूरज, तो मैंने एडिटिंग के दौरान उसको कहा था, ऐसा देखो ये तुम रईस लोगों की आदत है कि साहब हमारे सर पे अपने साहबजादे को थोप जाते हैं। हाँ, एडिटिंग वहीं होती, डेविड करते। तो आप अभी ऐसे पीछे खड़े हो, क्या लगेगा आप देखेंगे और आप फिल्म मेकिंग सीख जाएंगे, तो नहीं सीखेंगे आप। तो आपको अगर डायरेक्टर बनना है तो आप लिखना सीखिए। तो मेरी बात सूरज को याद रही, क्योंकि जब मैंने प्यार किया बहुत बड़ी हिट हुई थी, उसके सिल्वर जुबली पे उसने एक बहुत ही इमोशनल लेटर लिखा था मुझे, जिसमें उसने ये कहा था मुझसे कि आपने मुझे डांटा था और मुझे वो बात आपकी याद रह गई, और जिसके बेसिस पे मैंने लिखना शुरू किया। तो कभी कभी आपका जो टीचर होता है, आपका मेंटर होता है, एक तीखे अंदाज में आपसे कुछ कहता है, मगर वो तीखी बात ही आगे चल के आपकी ज़िंदगी में मिठास खोलती है। सर, उस लेटर में क्या लिखा था, अगर आप बता पाएँ तो?
मुझे याद नहीं, कोई शुक्रिया कह रहा था, बट जी। आपका योगदान ज़िंदगी में अगर नहीं होता तो हम यहाँ तक पहुँचते नहीं। आप ही ने डांट के कहा था मुझे एडिटिंग का, उसने मुझे याद दिलाया, मुझे याद ही नहीं था ये किस्सा, उसने मुझे याद दिलाया था। आप सीधे डांट के चले गए यानी। हाँ, हम तो भैया आगे हम तो डांटते ही रहते थे अपने असिस्टेंट्स को, और ये ठीक से करो। हाँ ये करो वो करो, मगर वो बहुत ही ज़हीन बच्चा है। आज भी गुरु पूर्णिमा के दिन पहला मैसेज उसी का आता है, तो उस तहजीब से जुड़ा हुआ है जो जिसको राजश्री प्रोडक्शन रिप्रेजेंट करती है और जीती है। सर, अनुपम जी के अगर कैरेक्टर की मैं बात करूं, उस वक्त उनकी उम्र थी 28 साल और कैरेक्टर उन्होंने प्ले करना था 60 साल का। उसमें किस तरीके के चैलेंजेस आपने देखे हैं और क्यों लगा आपको कि ये लड़का जो है ये किरदार कर लेगा ये वाला? हाँ, यू सपोज टू प्ले 65-year-old मैन, 65-70-year-old मैन। उसकी रूह बूढ़ी थी, ज्ञानी घर से पैदा हुआ था। उसके ग्रैंडफादर जो थे बहुत ही विद्वान शख्स थे, और उसकी रूह जो है उसमें एक बहुत गहराई है और समर्पण। जिस तरह अनुपम खेर ने समर्पण किया था, मतलब पूरी तरह उसने अपने आप को मेरे हाथ में सरेंडर कर दिया था, और फिर हमने उसको इन्वेड किया बिल्कुल। हमने उसके अंदर अपनी रूह डाली और फिर उसके ज़रिए अपनी बात कही, और ये एतबार के बगैर नहीं हो सकता। जब तक शिष्य अपने टीचर को पे एतबार न करें, ट्रस्ट न करें, ये संभावना है ही। तुम क्या कर लोगे चित्रे? ज्यादा से ज्यादा मेरी जान ले लोगे ना? जानते हो लोग तुमसे क्यों डरते हैं? क्योंकि ये मरने से डरते हैं। सुनो चित्रे, जो एक बार मरने से डरता है वो 1000 बार मरता है, रोज मरता है। और मैं मरने से नहीं डरता। और फिल्म की अगर मैं बात करूं तो पूरी फिल्म ही बहुत ज़्यादा इमोशनल और दिल को छू जाने वाली फिल्म है। ऐसा कौन सा सीन है जिसको करते वक्त आप खुद बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए? मेरे लिए पूरा सफ़र ही बहुत ही जज्बाती था, मगर वो लास्ट का जो एक फेज़ है जहाँ पर वो अनुपम जो हैं अपनी पत्नी का वो भ्रम, वो जो इल्यूजन है कि वो पूर्ण जन्म होगा बच्चे का, उसको वो तोड़ते हैं। और फिर वो मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा होता है, और फिर वह उससे पहली मर्तबा कट के अलग हो जाती है, और फिर वो रात जो गुजारते हैं और फिर सुबह होती है, और फिर शिवाजी पार्क के मैदान में कहीं पर जहाँ पर उन्होंने राख जो है बिखेरी है, वहाँ पर पौधे नज़र आते हैं, और फिर अनुपम कहते हैं कि देखो अजय की राख ने क्या रूप धरा है, तुम्हारा अंत है, मेरा अंत है, मुझ जीवन का अंत नहीं है, ये तो अंतहीन है। पार्वती, तुम्हारा अंत है, मेरा अंत है, लेकिन जीवन, इसका कोई अंत नहीं। ये जो है ये एक स्पिरिचुअल और एक मेटाफिजिकल क्लाइमैक्स ऑफ अ वेरी सिंपल फिल्म। ये जब क्लाइमैक्स, जब मॉस्को के विराट बहुत बड़ा हॉल था, यहाँ पर फिल्म फेस्टिवल में, मॉस्को फिल्म फेस्टिवल फिल्म दिखाई जा रही थी, तो बच्चन साहब थे हमारे साथ में, वो थे रिप्रेजेंटेटिव मॉस्को में, और गाडगिल साहब थे मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन। हमको ऊपर बॉक्स में बिठाया था। तो जब फिल्म कंप्लीट हुई और ये लास्ट डायलॉग हुआ, म्यूज़िक जो है सोल करना शुरू होता और टाइटल्स आते हैं दी एंड के, तो पूरा हॉल जो 4000 लोग ऑलमोस्ट जो है खड़े होकर तालियां बजाए, और स्पॉटलाइट ऐसे घूम के हमारे पे आए, तो मुझे पीछे से बच्चन साहब ने कहा उठ उठ, तो मुझे समझ में आया, बोलते तेरे लिए ताली बजा रहे, उठ। तो मैं उठा, तो ये वो जो नज़ारा था कि इंटरनेशनल सिनेमा वर्ल्ड के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सारांश को देखकर आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, ये एक अजीब सा एक पीक था हमारी ज़िंदगी का। मगर वो पीक को हमने तभी छुआ जब हमने अपनी रूह की गहराइयों में उतरकर वो दर्द को पूरी तरह महसूस किया, जब जो कोई महसूस करता है जो जब अपने अपनों से बिछड़ता है।
बट महेश जी, जब आप ये फिल्म को शूट कर रहे थे तब उस वक्त लगा था आपको कि लोग इतना प्यार देंगे, इस फिल्म को इतना सराहेंगे और फिल्म ऑस्कर तक जाएगी? ऑस्कर तक जाने वाली बात कुछ बड़ी समझी नहीं जाती थी उन दिनों में। हमको तो ऐसे ही बाय द वे राज बाबू ने बोल दिया था, अच्छा अपना वैसे मुबारक हो आपकी पिक्चर को हिंदुस्तान भारत ने जो है ऑस्कर में भेजा है। तो उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दिखाया था और वो सर्टिफिकेट भी कहीं खो गया है राजश्री के दफ्तर में। तो मैं इल्तिजा करूँगा राजश्री के गुप्ता जी से कि भैया वो सर्टिफिकेट अगर मिल सके तो दिखाइए ज़रा, ताकि हम भी अपने जूनियर्स को दिखाएं कि भैया ऑस्कर्स में फिल्में पहले भी जाती थी, इतना एक मीडिया इवेंट नहीं होता था। हाँ, मगर बनाते वक्त ये यकीन था कि अगर हमको रोना आता है तो लोगों को भी रोना आएगा, क्योंकि इंसान जो है वो रशिया में हो, वो साउथ इंडिया में हो, वो पाकिस्तान में हो, वो अफ़गानिस्तान में हो, जापान में जापानीज़ एक नेटवर्क का एक बहुत बड़ा एक रिप्रेजेंटेटिव था जिसने मॉस्को में फ़िल्म देखकर आके ये फ़िल्म जो है वहाँ के नेशनल टेलीविज़न के लिए ख़रीदी थी, सारांश, क्योंकि उनका बहुत ही गहरा संबंध है बिटवीन लाइफ एंड डेथ। वो लाइफ और डेथ के बीच के जो एक फेस को बहुत ही पाक स्पेस समझते हैं। वो कहते हैं ज़िंदगी का रहस्य जो है बस उसी में है, बर्थ एंड डेथ वो साइमल्टेनियसली होती हैं। तो वो बड़ा प्रभावित हुआ था। महेश जी, अगर शिवाजी पार्क की अगर हम बात करें तो आपने आधे से ज़्यादा फिल्म वहाँ पर शूट करी है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, शिवाजी पार्क में हमने फिल्म को प्लेस किया था, हालांकि उसका जो सेट है वो हमने रिक्रिएट किया था महबूब में, मगर वहाँ पर मेरा बचपन बीता है। मेरा घर जो था, जो पर्दे पे जहाँ पर जो फिल्म जहाँ पर फिल्म प्ले आउट होती है, वो मेरा घर था बचपन का। तो मेरी मेमोरीज़ उन कैरेक्टर्स के साथ बहुत ही इंटेंसली जुड़ी हुई हैं। और वहाँ का पार्क, वहाँ का माहौल, वहाँ के जो लोग, उनके कपड़े पहनने का, उनके बातचीत करने का तौर तरीका, वो सारा जो है वो मेरे रगों में है। तो जब फिल्म मेकर अपने ही किसी स्पेस में जिसको उसने जिया है उसमें उतर कर फिल्म बनाता है, उसको फिक्शनलाइज नहीं करता है, तो उसमें एक अजीब सी एक गूंज होती है सच्चाई की। और शायद शिवाजी पार्क ऐसा कभी पर्दे पर नजर ही नहीं आया जैसा सारांश में आया। डेविड जी उस फिल्म की एडिटिंग कर रहे थे। डेविड उस दिनों कुछ ज़्यादा काम नहीं था उसके पास। मुझे याद है कि मैं अजय गोयल एक डायरेक्टर हैं हमारे, उनके सेट पे उनको मिलने गया था, तो ये बाहर खड़ा था। तो मैंने उसको कहा कि तू कर क्या रहा है आजकल? तो बोला कोई ज़्यादा काम नहीं है। तो मैंने कहा चल अब मेरी पिक्चर आके एडिट कर दे, एक सारांश पिक्चर। आप पहले से जाना करते थे उन्हें? हाँ, जानता था मैं उसको जी। मतलब। उसने कहा ठीक है। तो फिर हम वहाँ एडिट करते थे। बाजू में ईरानी एक रेस्टोरेंट था, वहाँ जाके दोपहर में हम जाके बुरून मस्का चाय पी खाते थे और एडिटिंग बड़े शान से करते थे। तो डेविड ने अपना बहुत योगदान दिया है। उसने बहुत ही दिल से, बहुत ईमानदारी से, हालांकि वो सिनेमा उसके काइंड ऑफ सिनेमा से बिल्कुल मुख्तलिफ है, मगर उसने अपनी पूरी जान लगा दी थी इस फिल्म में। आपने कुछ बताया था उनको, कुछ हिंट्स दिए थे फिर कि इस फिल्म को यहाँ से कट करना है या इसको वैसे बनाना? देखिए, हम ज़्यादा शूट नहीं करते थे क्योंकि रॉ फिल्म का बहुत इनसिग्निफिकेंट, हम डिजिटल एज में नहीं थे। हमारे लिए रॉ फिल्म जो है ना, वो बहुत कीमती एक एसेट थी। तो हम ओवर शूट नहीं करते थे, हम बहुत ही प्रिसाइज शूटिंग करते थे। मगर प्रिसाइज शूटिंग को भी एक रिदम देना, उसको एक कोहेसिवली उसको एक जोड़ना, वो वहाँ एक अच्छे माहिर एडिटर का बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन होता है। सर, सूरज जी के साथ में किस तरीके का अनुभव रहा आपका? सूरज बहुत ही ओबीडियंट बच्चा, जिस तरह अभी भी सहमा हुआ और बहुत ही चुपचाप और बिल्कुल शांत स्वभाव का, मगर बहुत ही इंटेंस उसकी आंखें घूरती रहती थी। और बिल्कुल जैसे सारे असिस्टेंट्स होते थे वैसे ही उसका एक बर्ताव था। उसको कोई स्पेशल स्टेटस नहीं दी गई थी। वो असिस्टेंट था और वो बिल्कुल इनविजिबल रहता था, पीछे रहता था, मगर बहुत ही फियर्सली खेल को देखता था। और
एडिटिंग में आके देखता था कि जो शूट करके लाए हैं वो कैसे उसको एक रिदम दिया जा रहा है, तो वो थे, बट ही वॉज प्रेजेंट एंड ऑल्सो एब्सेंट, एब्सेंस बाय चॉइस, क्योंकि अच्छा जो एक लर्नर होता है वो ज़्यादा जो है सामने आके सीखने का दिखावा नहीं करता है, पीछे रह के ऑब्जर्व करता है। सर अगर इस जर्नी की अगर मैं बात करूं, आपकी इस सारांश से लेके अब तक की इस जर्नी को किस तरह से देखते हैं आप, और क्या इस जर्नी ने आपको सिखाया है? कि ज़िंदगी का सारांश आप कभी लफ्ज़ों में बांध ही नहीं पाएंगे। ज़िंदगी को आप सम अप नहीं कर सकते, जो लफ्ज़ों में बंध जाए वो झूठ है। किसी पुस्तक में आप उंडेल दें सब कुछ अपना जिया हुआ सच, वो इनकम्प्लीट है। आप अपनी दृष्टि के आधार पर अपना सच कह सकते हैं, मगर वो बिल्कुल एक खिड़की से एक बहुत बड़े लैंडस्केप को देखने का बराबर है, क्योंकि ज़िंदगी का फुल स्टॉप नहीं है। ज़िंदगी वैसे ही है जैसे सारांश का लास्ट डायलॉग है कि तुम्हारा अंत है, मेरा अंत है, मगर जीवन उसका कोई अंत नहीं है, वो अंतहीन है, और जो अंतहीन है उसका सारांश आप दे ही नहीं सकते। तुम्हारा अंत है, मेरा अंत है, लेकिन जीवन, इसका कोई अंत नहीं। सर सारांश की तो हमने बात कर ली है, अब मैं कुछ पिक्चर्स आपके लिए लेकर आया हूँ। सारांश के कुछ सीन्स हैं, ये हमारा सेगमेंट है कॉल्ड फोटो बूथ। कुछ पिक्चर्स आपको दिखाऊंगा और आपको ये बताना है इन सारे सीन्स में उस दिन आप क्या कर रहे थे और क्या यादें आपकी जुड़ी हुई हैं सीन्स को लेकर। प्यारे बेटे, आशीर्वाद। कहते हैं सुबह का सपना सच होता है। तुम्हारी भेजी हुई घड़ी में 5:20 हुए हैं। इतनी महंगी घड़ी भेजने की क्या जरूरत थी? खैर, मैंने अभी भी तुम्हें अपने सपने में देखा है। तुम बहुत खुश लग रहे थे, मुझे अच्छा लगा। न्यूयॉर्क में तो काफी ठंड होगी। तुम्हारी माँ को चिंता लगी रहती है, बंबई का लड़का है, अमेरिका की सर्दी कैसे झेलता होगा। बेटा जरा ध्यान रखा करो अपना। मुझे ये घड़ी याद आ रही है, इसका जो साउंड है ना, ये बड़ा अनोखा साउंड था, और ये हमने फिल्म के साउंड ट्रैक में वीव किया था, और ये हमारे फिल्म का पहला सीन है जहाँ अनुपम खेर उठते हैं अपने बिस्तर से और अपने बच्चे को लेटर लिखते हैं जो अमेरिका में है। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आपको अंदर आने किसने दिया? जाइए बाहर और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर से मिलिए। मैं आपसे मिलने आया हूँ, आपको ये बताने कि आपके आदमियों को बात करने की तमीज नहीं है। जानवर समझते हैं सबको वो। मैं अपना सामान लेने आया हूँ, कोई भीख मांगने नहीं आया हूँ, और ना ही कोई इस तरह से। देखिए मिस्टर, यहाँ सभी को अपना टीवी लेने नहीं आया हूँ। मैं अपने मरे हुए बेटे की अस्थियां लेने आया हूँ। एक बाप का अपने बेटे की राख पर कोई अधिकार है या नहीं, या उसके लिए मुझे नीचे रिश्वत देनी पड़ेगी? आपके पास इतनी फुर्सत तो होगी कि मुझे मेरे बेटे की अस्थियां दिलवा दीजिए। आहा, ये जो है वो शानदार सीन जो हमने फिल्म सिटी में शूट किया था। जब शूटिंग करने गए थे तो वहाँ पर पावर ब्रेकडाउन था, और सारा जो इमोशनल जज्बा जो हमने पेपअप किया था वो बिल्कुल कूल ऑफ हो गया, और शाम को लाइट आई और फिर हमने अनुपम के अंदर वो फिर आग लगाई। मगर क्या मेमोरेबल सीन है। आज भी लोग अगर सारांश को याद रखते हैं तो इस सीन की वजह से याद रखते हैं। पार्वती, मैं तुम्हारे बेटे को घर ले आया। अंधियारा गहराया, सूनापन गहराया, ये अजीत वर्मन बहुत ही कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर थे। अंधियारा गहराया, सूनापन घिर आया, घबराया मन मेरा चरणों में आया। और ये अपने बेटे की राख जो विदेश से आई है वो लेके अपने पत्नी के पास आते हैं, जो किंडरगार्टन में बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजारती है, काम करती है।
ये बहुत ही मूविंग मोमेंट था। इसको देख के क्या याद आया सर आपको? पार्वती कह रही थी कि आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं। ईश्वर तुम्हें श्रद्धा की भावना दे। मैंने कुछ ही पल पहले समाधि में तुम्हारे अजय को एक कोख की तलाश में देखा है। वो बहुत जल्द तुम्हारे बहुत करीब दोबारा जन्म लेने वाला है। आहा, आलोक का मैं बहुत ही आभारी हूँ कि वो एक सीन के लिए उसने आके ये रोल प्ले किया, क्योंकि मुझे एक ऐसा चेहरा चाहिए था जिसको देखकर लगे कि हाँ, उसकी अथॉरिटी है। ये बिल्कुल अनुपम की जो विचारधारा से बिल्कुल विपरीत सोच वाले हैं। अनुपम जो है बिल्कुल रैशनलिस्ट हैं, वो बिल्कुल यकीन नहीं रखते रीइंकार्नेशन, पूर्ण जन्म, और ये यकीन रखते हैं कि उन्होंने उनके बेटे जिनकी मृत्यु हो गई है न्यूयॉर्क में, उनको कहीं पर एक कोक की तलाश में देखा है, और ये पूरा इनका विश्वास है कि वो बहुत जल्द उनके आसपास कहीं पर जन्म लेगा। सब कुछ कितना शांत सा है यहाँ ना? हाँ, उसे फूल, नेचर और जीवन से बहुत प्यार था। बहुत शांत स्वभाव का था वो। ये उसी का कमरा है। 3 साल पहले वो अमेरिका गया था न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ने। मुझे ये कमरा पसंद है। हाँ, ये सीन था जहाँ पर ये सोनी और मदन आते हैं पेइंग गेस्ट के एक रूम के लिए, और अनुपम जो है वो कमरा खोलता है जहाँ पर कभी उसका जो बेटा रहा करता था। और ये कमरा मेरी यादों से जुड़ा हुआ है। ऐसा कमरा मेरे घर में था, तो मुझे याद है कि हमने वो खिड़की के पीछे वो पेड़ के रिफ्लेक्शंस थे, साए थे, जो हमने बड़ी मुश्किल से लगाए थे। मैंने कहा मुझे वो सही चाहिए, क्योंकि वो मेरी मेमोरी जो हैं वो कनेक्टेड है उसके साथ में। जल्दी करो। तुम्हें हिम्मत क्या मुझसे ये कहने की अपना बच्चा गिरा दूं? बोलो। तुम मुझे कहते रहे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, शादी करोगे। अब कहते हो बच्चे को मार दो। इसके अलावा कोई चारा नहीं है हमारे पास। हमारे बच्चे को सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा बाप को चुनाव लड़ने जा रहा है। Get out! हाँ, दिस इज़ द वेरी ड्रामेटिक सीन, प्री इंटरवल सीन है, जहाँ पर वो हस्बैंड एंड वाइफ ऑलमोस्ट सुसाइड के बिल्कुल कगार पे ही हैं, और जब अचानक दरवाज़ा खुलता है और फिर वो मारपीट का एक मोमेंट है बिटवीन अ प्रेग्नेंट सोनी एंड मदन जैन जो है उनसे विनती करते हैं कि चुप हो जाओ। और वो जो सीनियर कपल है वो अपने सुसाइड प्लान्स को अबॉर्ट करते हैं, कहते हैं कि पहले ये बच्चा अब देखो पैदा होने वाला है, हम कैसे मर सकते हैं। तो इंटरवल का ये बहुत बड़ा एक नैरेटिव हाई था। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं जानता हूँ वो झूठ बोल रहा है। तो क्या, मेरा बेटा है, ऐसी 50 औरतों के साथ सोएगा, सबके बच्चे मैं संभालू क्या? इस किस्म की औरत तो सास सोने के लिए है। चित्र साहब, आप अपनी होने वाली बहू के लिए ये? हेडमास्टर, नाटक मत कर और सुन, तुम्हारे जैसों के लिए सरकार ने हर गली नुक्कड़ पर पेट गिराने के अस्पताल खोले हैं। ले जा गिरा इसको। बाबा रे बाबा, नीलू फूले साहब से बड़ा एक्टर मैंने देखा नहीं है। उनको फ्रेम में हम बिठा देते थे बस, तो ऐसा लगता था कि शेर बैठ गया बिल्कुल आकर। इतना डरावना सीन था, जहाँ एक हेडमास्टर, इस तहजीब वाला हेडमास्टर एक औरत को ले जाता है जो प्रेग्नेंट है, और ये कहता है कि भैया कि उसकी कोख में तुम्हारे बेटे का बच्चा है, और वो धक्के मार के इनको निकाल देता। ये मेनेसिंग सीन था, और ये नीलू फूले ने जो एक ना कुछ नहीं कहकर भी इतनी वायलेंट एनर्जी इसमें
ढीली है कि आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोच के। हाँ, ये बड़ा मीठा एक लम्हा है फिल्म में, जब अंधेरी रात है, मगर अंधेरी रात में जब शोर होता है तो डर जाते हैं ये, मगर जब देखने जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि एक पंछी है, एक पिजन है, एक कबूतर है सफ़ेद रंग का, जो उस घड़ी के पास आके बैठ जाता है और फिर वो घड़ी का म्यूज़िक जो है ऑन हो जाता है और एक कुछ क्षण पीस के आप महसूस करते हैं। बापू की साथ मैंने भी लाठी खाई है 42 में, ये देखिए ये। और इसका ये सिला दे रहे हैं आप मुझे, ये है मेरा इनाम। शाबाश। अगर एक मासूम की जान बचाने के लिए मुझे यहाँ इस तरह पागलों की तरह गिड़गिड़ाना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, तो लानत है, सब व्यर्थ है। No, I don't see any hope for this country now. हाँ, ये अनुपम खेर साहब जो हैं क्लाइमैक्स में जाते हैं और वो मिनिस्टर को लताड़ते हैं। आकाश खुराना को मैंने एक सीन के लिए उस रोल में लिया था और आकाश ने भी अपना जीवन का पहला ही सीन मेरे साथ में किया था सारांश में, और क्या पर्सनैलिटी थी आकाश की, साफ, अथॉरिटेटिव और उसी एनर्जी को मैच करने वाला। और यहाँ पर होपलेसनेस की बात करते हैं अनुपम खेर, और आयरनी यह है कि उसका जो एक निकम्मा जो स्टूडेंट होता है वो उनके अंदर उनकी सिखाई हुई शिक्षा उनको दोबारा याद दिलाता है कि हाँ, हालात बिगड़ चुके हैं, सिस्टम गल गया, सड़ गया, मगर उम्मीद है। निराशा की फिलॉसफी को वो नकारता है उसका स्टूडेंट। इस वाले को देखकर क्या कहेंगे आप? उसे अभी भी उम्मीद है कि अजय दोबारा एक दिन जन्म लेगा, जबकि मैं जानता हूं, तुम जानते हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। खैर, मैं ये बात कहने नहीं आया था। देखो, मैं जो कह रहा हूं उसे गलत मत समझना। ऐसी क्या बात है अंकल? इससे पहले कि उसका ये पागलपन और बढ़े, मैं चाहता हूं कि तुम उसकी खातिर बिना उसे बताए आज ही यहां से चले जाओ। ये बहुत ही मूविंग मोमेंट है जब वो इल्तिजा करते हैं इस कपल से कि बिना किसी सेरेमनी के वो रात के अंधेरे में चले जाएं, क्योंकि उसकी जो धर्मपत्नी है वो जहनी लेवल पे बीमार है और उनको लगता है कि ये जो बच्चा पल रहा है इसकी कोख में वो उनका अपना बच्चा है अजय, जिसकी मृत्यु हो गई है न्यूयॉर्क में। तो वो इल्तिजा करते हैं। ये वो सीन है, बड़ा वार्म, बहुत ही ह्यूमन सीन था। पार्वती, तुम्हारे चेहरे की झुर्रियों में मेरे जीवन का सारांश है। चलो, आज से तुम मेरे साथ सैर पर जाओगी। नहीं, मैं नहीं आ सकती। तुम आ सकती हो। हाँ, ये है वो सीन जिसमें ये पाथ ब्रेकिंग डायलॉग जो है जामिद खन्ना साहब ने लिखे थे कि तेरे चेहरे की झुर्रियों में मेरे जीवन का सारांश है। ये लास्ट मोमेंट है फिल्म का जहाँ पर वो टूटी हुई बीवी जो है उस पति से कहती है आत्महत्या करने के लिए, जिससे पहले वो लड़ती थी कि तुम कायर हो, और अब इसमें हिम्मत नहीं है। अब पति जो है इसके अंदर वो एक उम्मीद जगाता है, हिम्मत जगाता है
और पहले मर्तबा उसे मॉर्निंग वॉक पे अपने साथ ले जाता है। सर ये लास्ट अजय की राख ने क्या रूप धरा है? आओ। कुछ मत करो, बस इन्हें महसूस करो। ये जी रहे हैं, इनमें जीवन है। पार्वती, तुम्हारा अंत है, मेरा अंत है, लेकिन जीवन, इसका कोई अंत नहीं। ये तो अंतहीन है। बीवी प्रधान ने अपने बेटे की राख को बिखेरा है। वहाँ पर फ्रेश फूल उगे हैं और उसको महसूस करके वो कहते हैं कि देखो अजय के रूप ने राख ने क्या रूप धरा है कि तुम्हारा अंत है, मेरा अंत है, मगर ज़िंदगी का कोई अंत नहीं है, ये तो अंतहीन है। सर बहुत मज़ा आया आपसे बात करके एंड आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगा हमसे बात करके और काफ़ी सारी यादें ताज़ा हो गई हैं आज आपसे सारांश की बात करके। जो भी आप कहना चाहें जाते जाते आपके दर्शकों को। सारांश का सार ये है कि जब भी आप अपने दिल की गहराइयों में उतरते हैं, कुछ ऐसी बात कहते हैं, तो वह आसमान को जाके छूती है और फिर सालों वहाँ से अपनी रोशनी जो है दुनिया के साथ बांटती है। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए एंड बहुत मज़ा आया आपसे बात करके एंड बहुत अच्छा लगा हमें एंड आई होप दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगेगा ये वीडियो आने के बाद। थैंक यू। राजश्री प्रोडक्शन को मेरी तरफ से 75 years की मुबारकबाद। Many years to roll on and on and on.